और बिहार और पटना विश्वविद्यालय का छात्र आपके साथ है। इस लड़ाई को आप जहां तक ले जाएंगे, हम लोग आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल। बहुत धन्यवाद गौतम आनंद जी। पटना कॉलेज के इस ऐतिहासिक मैदान में, इस ऐतिहासिक परिसर के बीच आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। और जिस दौर में सांसद संसद से बाहर हों, खिलाड़ी खेल के मैदान से बाहर हों, प्रोफेसर अपने क्लासरूम से बाहर हो, तानाशाह अपने आपे से बाहर हो, ऐसे वक्त में जनता को सड़क पर आकर के उन्हें सरकार से बाहर करने का काम करना शुरू कर देना चाहिए। मुझसे मेरी कक्षाएं छीन ली गई तो समाज के बीच हम, सबसे बड़ा क्लासरूम तो समाज ही होता है, अपने समाज के बीच जाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। शुरुआत में ही मुझे कबीर याद आते हैं, अपने पुरखे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। असल में जिस दौर में ही कलम और किताब को इतनी पाबंदी में रखा जाना है, कलम और किताब को इतना कमजोर कर देना है ताकि त्रिशूल और तलवार की दुकानदारी तेज हो सके, ऐसे वक्त में कबीर को याद करना, और इसलिए याद करना कि हम जागने की बात कर रहे हैं। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, और मैं कहता हूं जागत रहियो, तू कहता है सोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। असल में ये दो छोर हैं पूरी दुनिया को देखने का या आज के समय को देखने का। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरे देश के आवाम को, छात्रों, नौजवानों को सुकून से सोने के लिए सब कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, या तो आपको इतना कमजोर कर दें कि आप चुपचाप सो जाएं, और या तो आप उनके मुताबिक चलें। और आज मुझे पहली बार ये मौका मिला जब मुझे मेरे विश्वविद्यालय से निकाला गया, मेरी कक्षाओं को मुझसे छीना गया, और उसके बाद पहला ही कार्यक्रम जो बाहर निकलकर लोगों के बीच जाकर जब हमने ये फैसला लिया कि अगर ये कक्षाएं छीनी गई हैं तो अब लोगों के बीच में जाएंगे। और ये देखिए कितना बड़ा संयोग कि आज इस ऐतिहासिक कॉलेज परिसर में, पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज परिसर में, यहाँ वो मौका मिला है। तो यहाँ कुछ संकेत मुझे समझ में आ रहे हैं। एक नई लड़ाई शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ की यहाँ से शुरू हो रही है। तो मुझे यकीन है कि ये लड़ाई एक दिन असली मुकाम तक पहुंचेगी और हम उन तानाशाहों को, इस देश को बर्बाद होने से रोक करके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा और खूबसूरत भारत सौंपने की मंजिल तक बढ़ेंगे। और इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति और तमाम आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी मुझे बता रहे थे हमारे साथी कि 1863 का ये कॉलेज है। गुलाम भारत में उस तरह के तालीमी इदारे, और बहुत शुरू में मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, जिससे मुझे निकाला गया,
वो 300 साल पुराना कॉलेज है। वो एक जमाने में मदरसा हुआ करता था, फिर एशिया का सबसे पुराना कॉलेज के रूप में दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना गया लंबे समय तक, और फिर बाद में देश के राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन के नाम पर ट्रस्ट से बनाकर उसका नाम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज था। तो वो 300 साल का इतिहास, और कुछ लोग 20-30 साल के इतिहास में ऐसा लगता है कि अमर हो जाने की ख्वाहिश की सनक में ऐसा इस देश को बनाना चाहते हैं, इसको मार दो, इसको चुप करा दो, इसको जेल में डाल दो, ये नहीं मान रहा है इसके ऊपर बुलडोजर चला दो। और ऐसी सनक वाले लोग सोचते हैं कि वो इतिहास में अमर हो जाएंगे। तो इतिहास में तो हिटलर भी अमर ही है। एक शायर ने लिखा, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इसलिए हम इनकार करते हैं उस तानाशाही फरमानों और तानाशाही हुक्मरानों के इस तमाम तरह के काम को, और हम इस मुल्क के आम आवाम के बीच आकर कलम और किताब को बचाने की लड़ाई का आगाज करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में ये शिकायत बिल्कुल जायज की गई कि केवल इमारत पुरानी हो 1863 की, ये कोई इतिहास नहीं है, या मेरे कॉलेज की इमारत या उसका इतिहास 300 साल पुराना है, ये कोई इतिहास नहीं है। असल में इतिहास इस बात का है कि जब चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार था तो इन तालीमी इदारों ने ज्ञान की रोशनी जलाई और सभ्यता को आगे आगे चलकर रास्ता दिखाया। इसलिए जब ये बर्बाद होते हैं तो इसका दर्द सबसे ज्यादा हमें होता है, जिन्हें इन्हीं विश्वविद्यालयों और कैंपसों ने बनाया होता है। हम यहाँ कतई नहीं पहुंच पाते अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे तमाम स्कूल कॉलेज नहीं होते। और इसलिए हम चिंता करते हैं और बहुत अफसोस के साथ इस मुल्क को एक बात समझाना चाहते हैं। कल ही हमने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां इस बात की घोषणा की कि आज के दौर में सबसे ज्यादा बर्बादी के दौर में अगर कोई चीज ढकेली जा रही है तो वो शिक्षा है, क्योंकि इस शिक्षा के बर्बाद कर देने मात्र से बाकी बहुत सारी बर्बादियां बहुत आसान हो जाती हैं। एक अपड़ कुपड़ भीड़ तैयार हो जाएगी, अविवेकी भीड़ तैयार हो जाएगी, और इस तरह के विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने के संस्थान बन जाएंगे। और डिग्री चाहे आप ओरिजिनल ले लीजिए चाहे फेक ले लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। आज प्रधानमंत्री की डिग्री का भी पता नहीं कि वो ओरिजिनल है कि फेक है। तो ऐसी डिग्रियों में तब्दील किया जाएगा। विश्वविद्यालय चार दीवारियों और इमारतों से नहीं बनते, विश्वविद्यालय उसके भीतर के माहौल से बनते हैं। और आज इस देश के विश्वविद्यालयों को एटीएम मशीन की तरह एक मशीन में तब्दील किया जा रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में वो मशीनें साफ दिखेंगी। आपको ए डिग्री लेनी है तो इतना अमाउंट उस मशीन में डालिए और अपनी डिग्री प्रिंट कराकर घर ले जाइए। आपको बी डिग्री लेनी है तो आप उसका अमाउंट दूसरा होगा, उतना अमाउंट डालिए और बाकी डिग्री लेकर के घर जाइए। और नई शिक्षा नीति यही चाहती है। हमने इसका विरोध किया। लोकतांत्रिक देश में सरकार व्यक्ति चुनता है, तो सरकार लोगों को रोटी कपड़ा मकान की बात करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करने की मकसद से चुनी जाती है। अब तो ये वैचारिक मंच भी है, तमाम तरह के छात्र संगठन और लोग, हम ख्याल लोग यहां पर जुटे हैं। और यहां तो समाजवादी आंदोलनों की जमीन रही है। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस आंदोलन की जमीन ये रही है। और आज दुकान लगा करके अब डिग्री कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को बाजार में खड़ा कर दिया गया है। और यही नई शिक्षा नीति कहती है।
ये लड़ाई जो आपने यहां हमें बुलाकर शुरू की है पटना के साथियों, ये लड़ाई किसी लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है। हमारी कोई बिसात नहीं, हम एक सभ्यता के इतिहास में एक पड़ाव मात्र होते हैं। हमसे पहले बहुत लोगों ने लड़ाइयां लड़ी होती हैं, तब हम यहां खड़े हैं। और आज हम केवल अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं और आगे भी यह लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे सरकार समाजवादियों की हो चाहे आरएसएस वादियों की हो। जनता के सवालों को लेकर सत्ता में भले कोई हो, जनता को हमेशा विपक्ष में खड़ा होना होगा और आपको उनकी आलोचना करते रहने होगा कि इन विश्वविद्यालयों को बर्बाद आप करेंगे तो हम इसका भी सवाल पूछेंगे। तो ये लंबे समय से लड़ाई चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये कारवां है जो चलता रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये लड़ाई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही योगदान है कि मेरे अपने विश्वविद्यालय से तकरीबन 1000 लोग निकाले गए। कोई 5 साल पढ़ा के निकाला गया, कोई 25 साल पढ़ाने के बाद भी निकाल करके फेंक दिया गया, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके विचारधारा के वो गुलाम नहीं बने। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, जो उनके मुताबिक नहीं हो पाया उन सारे लोगों को निकाला गया और ऐसे लोगों की तादाद 700-800 से लेकर 1000 है। कोई नहीं बोला, सब चुपचाप सहते रहे। और इसलिए हमने ये सोचा कि इस जुल्मत के दौर में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हमने कहा कि हम इस जुल्म और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो हमारी भूमिका केवल इतनी है, जब भगत सिंह ने एक ही वाक्य कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो हमने कोशिश की है। और पटना के लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस जगह से वो धमाका है जो संविधान और शिक्षा दोनों को बचाने के एक जन आंदोलन में तब्दील होगा। और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो नहीं बोले क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अगर हम बोल देंगे तो अगली बार फिर कभी हमें नौकरी नहीं मिलेगी। और हमारे साथी जितने भी वक्ता आए वो भी तो ये शिकायत कर रहे थे कि इसी परिसर में बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं बोल रहे हैं, मगर आप यकीन मानिए कहीं पीछे कान देकर सुन जरूर रहे होंगे, क्योंकि उनका दर्द यहां बयां हो रहा है। वो सुन रहे होंगे कि यहां अगर उनकी भी बात की जा रही है कि ठेके पर प्रोफेसर रखना देश की नींव में मट्ठा डालना है, हर एक शिक्षक को बेबाक होना चाहिए। इसलिए मैंने एक वाक्य लिखा कि एक डरा हुआ शिक्षक, एक डरा हुआ प्रोफेसर अपनी कक्षाओं में ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो कक्षा से बाहर समाज में जाकर एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई कि आप डर के मारे चुप हैं, लेकिन हमें पता है कि जितने लोग इस बात को सुन रहे होंगे, क्योंकि हम तो एकेडमिक परिसर में हैं, उन्हें ये बात सुकून दे रही होगी कि उनके दर्द को बयां करने वाले लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और यकीन मानिए साथियों, भगत सिंह जब अपने जुनूनी लोगों का संगठन बना रहे थे तो सैकड़ों लोग उस संगठन में नहीं शामिल थे। चंद लोग थे जो उंगलियों पर गिने जा रहे थे। बाबा साहब तो कई बार अकेले पड़ गए, उनके पीछे कोई बहुत कारवां नहीं चला, उनके सामने तो उन्हीं के समाज के लोगों को विरोध में खड़ा कर दिया गया था। जगदेव बाबू बिहार की जमीन है, बुद्ध जब सामने निकले तो ऐसा नहीं था कि बुद्ध के खिलाफ कोई नहीं काम कर रहा था। इतिहास पढ़ना चाहिए कि बुद्ध के खिलाफ कौन लोग थे और कौन उनके विचारों और दर्शन के खिलाफ थे। भीड़ किसी विचार की क्रांति की शुरुआत में नहीं होती है। जब लोग पूछेंगे कि इतने लोग काफी नहीं, तो मैं कहूंगा कि इंकलाब के लिए एक शख्स भी काफी है, बशर्ते कि वो ईमानदार हो।
तो आप तो इतने लोग खड़े हैं, तो उनके भी हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब इस मुल्क में जंगे आजादी लड़ी जा रही थी तो पूरा मुल्क सड़कों पर नहीं था। इस इतिहास को भी यहां से दोहराने की जरूरत है। बहुत सारे लोग थे जो चुपचाप अपने घरों में बैठकर इंतजार कर रहे थे। गुलाम रहा भारत तो उसमें जी लेंगे, आजाद हुआ तो उसमें जी लेंगे, वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। और बहुत सारे लोग वो भी थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। लेकिन थोड़े से लोग वो थे जो कुर्बानियां दे रहे थे, फांसी के तख्ते को चूम रहे थे, गोलियां खा रहे थे, सड़क पर लड़ रहे थे। लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ तो सब आजाद हो गए, वो भी जो गुलामी में जी रहे थे और वो भी जो चुपचाप दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। फर्क केवल इतना होता है, आपको और हमको अपनी जगह चुननी है। उन तानाशाहों के दरबार में जाकर झुक जाएं या चुपचाप अपने कमरे में बैठकर तमाशा देखें, या जुनून सामने ला करके ऐसे दीवानों की भीड़ में शामिल हो जाएं कि गलत को गलत बोलेंगे और सही के लिए लड़ेंगे। आप सोचिए, एक प्रोफेसर को क्यों तैयार किया जाता है। अभी वेद भाई ने एक तो इतना इंटरव्यू यहां से ये ले लिए, ज्यादा माहौल तो बिहार ने बना दिया और मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मुझे भी असल में पता नहीं था कि मेरी नौकरी छीन ली जाएगी तो कितना फर्क पड़ेगा लोगों को, ये हमें नहीं पता था। हमें ये इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोग उस पर कोई प्रतिक्रिया भी देंगे कि नहीं। लेकिन मैं आज इस पटना कॉलेज के मैदान से देश भर के उन हजारों लोगों को सलाम करना चाहता हूं जो आज की तारीख तक 500 से ज्यादा जगहों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। ऐसे तमाम लोगों ने मिल करके हमें हिम्मत दी है। हमने कहा कि बिना किसी ऐसी लाग लपेट के अगर विचारों को इतना साथ मिल सकता है तो क्यों न एक मुहिम छेड़ दी जाए। अगर इस देश में इतने लोग भी अगर जागरूक और ताकतवर हैं तो फिर इतने लोग तो बहुत हैं किसी भी तरह का बदलाव लाने के लिए। और इसलिए हिम्मत मिली। निराश तो मैं भी हुआ, और मेरे कलीग का आपने इंटरव्यू सुनाया, वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे। अच्छा, वो तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे इसलिए बहुत कुछ कह नहीं सकते। मैं तो इंटरव्यू से ढकेल के बाहर कर दिया गया हूं, तो जो नहीं कहना है वो भी बताऊंगा लोगों को। उन मूर्खों को इतना नहीं पता था कि अगर तुम्हें मुझे कंट्रोल करना था तो मुझे बुलाकर नौकरी दे दिए होते, मैं चुप हो गया होता। उन्हें यह पता ही नहीं कि आप हमें नौकरी न देकर हमारी बेड़ियों से आजाद कर दिए। अब तो हम खुल करके तुमको ललकारेंगे और तुम्हारे काले कारनामों को जनता को चल करके बताएंगे। क्या होता है उस इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो वहां सारे लोग जानने पहचानने वाले, जो इंटरव्यू लेने आने वाला सब जानते पहचानते, जितना नहीं जानना चाहिए उससे ज्यादा जानते थे। यही तो मुश्किल थी, क्योंकि वो जेब में पर्ची लेकर आए हुए थे। और जैसे ही मैं पहुंचा, मुझसे कहा गया कि आइए बैठिए, आप तो सबसे पुराने यहाँ के शिक्षक हैं। मैंने कहा जी। तो कहे कि इस कॉलेज में आपको क्या मिला। मैंने कहा इस कॉलेज ने मुझे गढ़ा है, बनाया है, रचा है, क्योंकि मैं एमए करके 21.5 साल में वहां प्रोफेसर बन गया था। और मैं पहले कभी नहीं बताया, लेकिन अब तो हर जगह बताऊंगा। बहुत सारे लोग उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में खड़े होकर मंडल आंदोलन का विरोध करते थे, ये कहकर कि यहां पर मेरिट से कंप्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर आरक्षण लागू हो गया तो कम प्रतिभावान लोगों को प्रोफेसर बना दिया जाएगा। तो दुनिया के जो टॉप 100 में 100 के 100 विश्वविद्यालय भारत के हैं, वो नीचे गिर जाएंगे, ऐसी उनकी चिंता थी। ये तो बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया के 300 टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत का कोई है ही नहीं, यहां रिजर्वेशन तो था ही नहीं रे भाई। तो तुम्हारे विश्वविद्यालय दुनिया की रैंकिंग में क्यों नहीं थे? असल में वो मेरिट की चिंता नहीं कर रहे थे,
उनको डर इस बात का था कि जिसे उन्होंने मां सरस्वती का पावन प्रांगण बनाया था, उसमें अगर इस देश के दलित, पिछड़े, कमेरा, वंचित, शोषित, गरीब के बच्चे पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाएंगे तो वो विश्वविद्यालय डेमोक्रेटाइज हो जाएंगे, फिर इस देश को बर्बाद कैसे किया जाएगा और गुलाम कैसे बनाया जाएगा। इसलिए वो आरक्षण का विरोध मेरिट के नाम पर कर रहे थे। और मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडल विरोधी आंदोलन के लिए क्रांति चौक बनाया गया था कि हमें बेरोजगार वहां पर लोग नहीं चाहिए, और मंडल विरोधी आंदोलन चला। तो उसी विश्वविद्यालय के लोगों से मेरा एक सवाल है, आज उस विश्वविद्यालय में एक गोल्ड मेडलिस्ट को 100 में 96 नंबर वाले एपीआई वाले को उस नौकरी से निकाला जा रहा है और 100 में 52 नंबर वाले को वहां प्रोफेसर बनाया जा रहा है। बताओ तुम मेरिट की चिंता करने वालों कहां सोए हुए हो? कहीं नाली के गैस से चाय बनाने में लग गए हो क्या? भाई अगर मेरिट की चिंता होगी तो चिंता होगी ना विश्वविद्यालयों की कि खराब मेरिट वाले क्यों प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं। और तब वो सारे लोग जो अपने पर्ची लेकर के आते हैं, अब इस इंटरव्यू का खेल समझिए, इस बात को बताना जरूरी है, कोई मेरिट का इम्तिहान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको इस कॉलेज से क्या मिला? हमने कहा कि इस कॉलेज ने हमें बनाया है, विश्वविद्यालयों ने हमें बनाया है। और मैं तो किताब एक लिख रहा हूं बाकायदे 14 साल के अपने पूरे जीवन पर, और उसका नाम ही मैंने रखा है ठेके पर प्रोफेसर। और सारा कहानी किस्सा उस किताब में मैं सिलसिलेवार लिखूंगा। और वो कोई खुशी का किस्सा नहीं, इन 14 वर्षों में हमने अपनी आंखों से इन विश्वविद्यालयों को खंडहर बनते देखा है, इसलिए हम उसका किस्सा दुनिया को समझाने के लिए वो किताब लिखना चाहते हैं। और क्यों ऐसा हुआ? मेरे कॉलेज में तो मुझसे डर कर पता नहीं क्यों 14-15 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया। मेरे आगे पीछे वालों को तो 2-2 मिनट का इंटरव्यू लिया था। आप जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड में, आपसे कहा जाएगा कि अपना परिचय दीजिए। अरे परिचय तो तुम्हारे सामने रखा रहता है, फिर भी परिचय दीजिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि आप प्रोफेसर बन जाएंगे, फिलहाल हम आपको नौकरी नहीं दे रहे, जाइए, आपको शुभकामनाएं। ये इंटरव्यू हो रहा है। अब आप सोचिए ना, एक दिन में 100 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो। 100 लोगों का चेहरा भी याद रहेगा क्या जब आखिरी दिन वो रिजल्ट बना रहे होंगे? रिजल्ट यहां पहले से बन चुका होता है, तो वहां पर केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। मैं बार बार चिंता कर रहा हूं कि वो कहां गए देश के बचाने वाले लोग जो मंडल आंदोलन का और आरक्षण का विरोध करते थे। आपके यूनिवर्सिटीज में बेहद घटिया लोग अब प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जिसकी सेटिंग है, जिसकी रिश्तेदारी है, जो विचारधारा से उनका है, जिसका नाम वहां से है, वो सारे लोग वहां प्रोफेसर बन रहे हैं। मैं तो दावे से कर रहा हूं मेरे प्रिंसिपल की भी सीबीआई जांच कराई जाए कि वो रोज शाम को कौन सी शाखा में जाता है। और मैं एक बात कहता हूं, आप शाखा में जा रहे हो, इससे हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि विश्वविद्यालय जिसका नाम ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स से बना हुआ है, ग्लोबल नॉलेज होता है ना वो, तो अगर कोई शाखा में गया व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय का कुलपति और प्रिंसिपल बन सकता है, तो कोई शाखा विरोधी उस विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रिंसिपल प्रोफेसर बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी में कहीं भी आरएसएस का नाम नहीं लिखा हुआ है। वो तो डिग्री है ना, पढ़ाई लिखाई की मेरिट चेक करनी है ना। क्यों? इससे चिंता किसी को नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, इस देश में कभी भी शिक्षा व्यवस्था के लिहाज से कोई स्वर्ण युग नहीं रहा, कोई गोल्डन एरा नहीं रहा। पहले भी जिनकी सरकारें नहीं, उन्होंने भी बहुत घटिया अपॉइंटमेंट किए, उन्होंने भी विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया। पहले भी हमारे भी लोग जो सरकारों में होंगे वो भी विश्वविद्यालयों और शिक्षकों को लेकर के क्या नियम बनाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कोई स्वर्ण युग नहीं था, लेकिन जितना मिलकर के 60 साल में बर्बादी नहीं की गई होगी, वो 60 महीने की बर्बादी कर दी गई है। अब ये 90 के बाद पहली बार इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे विश्वविद्यालयों तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हें केवल खंडहरों वाली इमारत मिलेगी। वहां विश्वविद्यालय का माहौल खत्म हो गया, सिलेबस बदल दिया। और अब मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है। मैं तो इस लड़ाई को आगे आकर इसलिए लड़ना चाह रहा हूं कि अगर ये बात हम भी नहीं दुनिया को बोलेंगे, तो यहां आप तो खैर पटना कॉलेज के पढ़े लिखे नौजवान हो, और इसीलिए हमने चुना कि नौजवानों के बीच आएंगे। हम और आप ये बात जानते हैं,
आप यहां पढ़िए, बीए एमए करके पीएचडी में एडमिशन हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि 97% नौजवानों को हायर एजुकेशन मुहैया नहीं हो पाती इस देश में। केवल 3% नौजवान हायर एजुकेशन तक आ पाते हैं। जिस समय हम और आप यहां बैठे हैं, उस समय हमारी उम्र का कोई व्यक्ति सड़क पर ठेला खींच रहा होगा, खेत में काम कर रहा होगा, कहीं मजदूरी कर रहा होगा, उसके हाथ तक कलम किताब पहुंची ही नहीं। हम 3% लोग हैं, और रिसर्च अगर एरिया तक जाएंगे या प्रोफेसर बनने तक जाएंगे तो वो 0.5% पॉपुलेशन पूरे देश के नौजवानों की है। तो शिक्षा तो आज यहां पर खड़ी है, और उस तरह के लोगों की बात 0.5% वाली सच्चाई को अगर 99% के समाज को बताया नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि विश्वविद्यालयों को बर्बाद कैसे किया जा रहा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई करता था तो वहां कंपटीशन का तैयारी करने वाले लोग हुआ करते थे। 10 बाय 10 का कमरा, जिसमें आदमी और हवा पाने के लिए एक ही रास्ता होता है, कोई खिड़की नहीं, धूप वहां आती नहीं, और चुपचाप उस 10 बाय 10 के कमरे में एक कोने में किचन होता है, एक कोने में बेडरूम होता है, एक कमरे में ड्राइंग रूम होता है और एक कोने में स्टडी रूम होता है। एक ही कमरे में उनका पूरा घर बसा होता है। ऐसे जगहों पर गरीब कमजोर घरों के लोग निकल करके जब पढ़ाई करने आते तो वहां पर पता चला कि अगर हम वहां पर नई नौकरी मिले तो घर वाले थोड़े ये समझेंगे कि सिस्टम खराब है, वो तो यही सोचेंगे कि हमारा बेटा बेटी खराब है, दुनिया को नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्ही को नहीं नौकरी मिल रही, तुम कहते हो सिस्टम में खराबी है। मेरे घर वाले भी यही कहा करते थे, परमानेंट नहीं हो रहा है, इसी में कोई कमी होगी। ये बात बताइए कि आप अगर कामयाब नहीं हुए तो कौन मानेगा कि सिस्टम खराब है? सब लोग तो यही कहेंगे तुम्हारे में कमी होगी। हम इस देश और दुनिया को बनाना चाहते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया गया है। और बहुत लंबी बातें चौड़ी बातें न करके टू द पॉइंट, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो हमारे देश का निजाम आपदा में अवसर ढूंढ रहा था और 3 कानून पास करता है। किसानों की जिंदगी बदलने के नाम पर कृषि सुधार कानून, मजदूरों की जिंदगी बदलने के नाम पर मजदूरों के श्रमिक कानून, और तीसरी थी नई शिक्षा नीति। और सबसे बड़ी बुनियाद यह है, किसानों ने दूर से पहचान लिया कि किसानों सुधार कानून के नाम पर ये जो कानून बना है ये हमारी फसलों और नस्लों को बेच देगा, बर्बाद कर देगा। 13.5 महीने वहां पर डट गए, दिल्ली को घेर लिया, 750 किसान शहीद हुए, मगर अपनी फसलों और नस्लों को बचने से बचा लिया। इस देश के लोगों ने कलम और किताब को बिकने से नहीं बचाया, और शिक्षा नीति बिना डिबेट के, बिना संसद में कोई बहस किए देश में लागू हो गई। केवल 3 क्लॉज बता रहा हूं शिक्षा नीति का। एक क्लॉज कहता है कि पहले यूजीसी बना करते थे, वो फंड देगी सरकार, पैसा देगी तब विश्वविद्यालय चलेंगे। अब हेफा बना है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, लोन लेगा, पटना कॉलेज लोन लेगा हेफा से कि 1 साल का इसका खर्चा अगर 50 करोड़ रुपए का है तो 50 करोड़ रुपया हेफा से पटना कॉलेज लोन लेगा, और अगले 10 साल में किस्तों में इसको वापस चुकाना होगा। तब एक बात बताइए कि कोई भी कॉलेज जब लोन लेगा तो क्या ज्यादा लोन लेना चाहेगा कि कम लोन लेना चाहेगा? आप बताइए। ज्यादा क्यों लेगा? ज्यादा लेगा तो चुकाना पड़ेगा, तो लोन कम से कम लेगा ताकि कम से कम चुकाना पड़े। तो लोन वहां से कम लेगा तो उसके बाद क्या होगा, खर्चा जो होगा उसको कैसे व्यवस्थित करेगा? 2 ही रास्ता है, खर्चा घटाओ और आमदनी बढ़ाओ। तो खर्चा घटेगा कैसे? 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डाला जाएगा। अरे वेद भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, तो यहां तो कम से कम जागरूक करने के लिए ये लोगों के बीच जाते हैं। तो वो हमारे यहाँ मीडिया में कहा जाता है, अब ये लोग जानते हैं, खबर वो नहीं है जिसको सरकार दिखाना चाहती है, खबर वो है जिसे सत्ता छिपाना चाहती है, उसका काम ये लोग करते हैं। तो इसलिए इन तमाम लोगों को हम कहते हैं वो तो बिक गई है मीडिया, असली ये तो सोशल मीडिया वाले लोग सोशल मीडिया के असली लोकतंत्र के चौथे खंभे बन गए। अगर ये न रहे तो हमारी बात कौन दिखाएगा? इसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा और 40% सिलेबस स्वयं ऐप बन गया है, ऐप पर बैठकर घर में पढ़ाई होगी। ये बताइए, ये पटना कॉलेज बंद कर दिया जाए, यहां अंबानी और अडानी का एक शॉपिंग मॉल खोल दिया जाए,
गांधी मैदान में लगा था मेला, इतना ट्रैफिक लग गया कि हमको देर हो गई आने में। और अगर यहां पर शॉपिंग मॉल खोल दिया जाए, सोचिए 2-3 उद्योगपति अगर इस सड़क से गुजरता होगा तो वो सब सोचता होगा और मुख्यमंत्री से कहेगा कि कितनी कीमती जमीन यहां खाली पड़ी हुई है, इसको हमको लीज पर दे दीजिए, हम यहां एक मल्टी स्टोरी मॉल खड़ा कर देंगे ताकि विकास दिखेगा आपका। विकास का ये मॉडल बनाया जा रहा है। इसलिए विश्वविद्यालयों की, स्कूलों की जमीनों को लीज पर दिया गया। ये इस देश का खतरा सबसे बड़ा है। और 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला जाएगा तो आप घर बैठे पढ़ाई करिए और घर बैठे आपको डिग्री मिल जाया करेगी। तो डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और ये जो बातचीत का, संवाद का माहौल है, इन्होंने, गौतम आनंद ने कहा कि ये वो जगह है जहां से एक वक्त में जब तानाशाह सरकार हुई तो उसके खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ यहां से क्रांति का बिगुल बजा था और वो भी छात्रों और नौजवानों ने बजाया था। अगर विश्वविद्यालय न होते तो क्रांति कहां से होती। इसलिए मैं कहता हूं कुछ सिलेबस तो एक समाज का बनाइए। समाज के सिलेबस में एक के पहला चैप्टर रखिए गुलामगिरी, दूसरा चैप्टर रखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तीसरा चैप्टर रखिए विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह का, और कहिए कि क्लर्क बनाने वाली पढ़ाई हमें नहीं चाहिए। क्लर्क बनाने वाली पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लड़ाई लक्ष्मण यादव की नहीं है, वो लड़ाई उस शिक्षा नीति की है जो 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डालने जा रहे हैं। तो जैसे ही 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डालेंगे, 40% शिक्षकों की नौकरी खत्म हो गई कि नहीं। एक YouTube पर वीडियो बनेगा, आप जाके उसे देखिए, न कोई डिबेट, न कोई डायलॉग, न कोई डिस्कशन, चुपचाप वही आप वीडियो देख करके अपनी डिग्री घर बैठ के लीजिए। शिक्षा बर्बाद। उसके बाद क्या कहा कि ये जो आमदनी बढ़ाई जाएगी, खर्चा ऐसे घटाया, आमदनी बढ़ाने का स्रोत किसी विश्वविद्यालय या स्कूल कॉलेज के पास क्या है? विद्यार्थी की फीस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरा अपना विश्वविद्यालय, 400% वहां फीस बढ़ा दी गई। जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया उनके ऊपर मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया गया। उमर खालिद, वो जेल में आज हो गया 303 साल से ज्यादा है। मेरे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हैनी बाबू, वो जेल में है। और विद्यार्थियों ने जब कहा कि फीस बढ़ाना गलत है, मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में 10-12 साल पहले जिस कोर्स की पढ़ाई की फीस 4,000 हुआ करती थी, आज वो 40,000 पहुंच गई है। बताओ, गरीब, कमजोर, मजदूर किसान का बच्चा DU, JNU और पटना कॉलेज में पढ़ पाएगा कुछ दिनों बाद? ये हो रहा है इस देश में शिक्षा व्यवस्था के साथ। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति कर रही है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स बनाइए, वह कोर्स खोलिए जो बाजार में बिक जाए। शिक्षा वस्तु हो गई है जो खरीदी और बेची जाएगी। इसलिए इस बड़ी लड़ाई का आगाज करना चाह रहे हैं। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। इंटरव्यू कैसे हो रहा है वो हमने आपको बता दिया। मैं तो कुछ बातों की आलोचना होनी चाहिए कि अगर शिक्षा व्यवस्था यहां की भी गड़बड़ है तो इसकी भी आलोचना विद्यार्थी और नौजवान को करनी चाहिए। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके लिए कोई घर बैठ करके नहीं करना जाएगा, क्योंकि वहां भी तो कंपनियां बैठी हैं कि हमको टीचर भर्ती वाला टेंडर हमको दे दीजिए, हम आपको सप्लाई करेंगे मास्टर को, तो उसका विरोध करना होगा। लेकिन एक चीज जो यहाँ की अच्छी थी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया, प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए तो एग्जाम के तहत होनी चाहिए। UPSC की तरह एक आयोग बनाया जाए जो सारे प्रोफेसर की नियुक्ति करे। ये सब भाई भतीजावाद और RSS का कैडर, और ये हमारे यहाँ तो पर्ची चल रही है भाई, ये सब बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़े हिंदी के विद्वान हैं, अब ये हमारे UP के हुआ करते थे, JNU में प्रोफेसर थे, हिंदी के बड़े विद्वान थे। जो लोग हिंदी की दुनिया के वो समझ जाएंगे, JNU बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उनके भाई BHU के प्रोफेसर थे। अब सुनना एकेडमिया के क्या होता है। पहले के जमाने में चिट्ठी हुआ करती थी, चिट्ठी लिख करके अपने छोटे भाई को बड़ा भाई JNU से कह रहा है कि सुनो, ये जो तुमने कैंडिडेट दिया था फला यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट करने के लिए, वो तो इंटरव्यू में एक भी जवाब नहीं दे पाया, मगर चूंकि मैंने वादा कर दिया था तो उसको वहां प्रोफेसर बना दिया हूं, लेकिन अगली बार पैरवी करना तो कम से कम कुछ जुबान खोले ऐसे व्यक्ति की पैरवी करना, अगली बार ये तुम्हारा माना नहीं मानूंगा। ये खुलेआम रिकॉर्ड है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इशारे में आप समझ जाएंगे।
ये होता है विश्वविद्यालयों में, आप किसी के प्रोफेसर के भाई हैं, भतीजे हैं, पत्नी हैं और तमाम तरह के रिश्तेदार हैं। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति इसलिए केवल प्रोफेसर हो गया क्योंकि अपने प्रोफेसर का स्कूटर केवल वही चला पाता था, इसलिए उनको लगा कि अगर कैंपस आना जाना रहेगा तो स्कूटरवा कौन चलाएगा, उसको नौकरी दे दी भाई। ये हाल है एकेडमिया का और शिक्षा व्यवस्था का। और इसलिए मैं आपसे वो किस्सा कहना चाहता हूं, ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। मामला केवल एक लक्ष्मण यादव के निकाले जाने का नहीं है। हम तो चलो बाहर बोलते थे, इन तानाशाहों की आंख में आंख डाल करके सवाल करते थे, क्योंकि उसकी छूट इन विश्वविद्यालयों में मिली है। अगर इस विश्वविद्यालय परिसर में ये हम सभा कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि किसी दिन यहां पर अगर शाखा लगाई जाएगी तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे डीयू में, जेएनयू में अब केवल शाखा लग रही है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक प्रोग्राम करना चाहेंगे तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी, जबकि होना यह चाहिए कि सबके लिए खुला रहे। जैसे सिलेबस बदला जा रहा है, यह तो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई। सिलेबस को ओरिएंटेशन जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बजाय पूरी तरह से अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद का एक सिलेबस नैतिक शिक्षा की कक्षाओं में एक किताब के रूप में आएगा, जिसका पहला चैप्टर एक ऐसे व्यक्ति पर होगा जो काला पानी की सजा पाने के लिए जब जेल में थे तो रात में एक बुलबुल आती थी और उससे पूरा भारत घूम लिया करते थे। पहचान रहे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? बुलबुल से पूरा भारत घूमते थे। ये आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। अगली बार जब अगला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक बच्चा बचपन से इतना प्रतिभाशाली था कि नाली के गैस से चाय बनाया करता था। यह सिलेबस में होगा भाई, क्योंकि वो देवी देवता के अवतार बना दिए जाएंगे ना। सिलेबस ऐसा बदला जा रहा है और हम आपको दस्तावेज के साथ कह रहे हैं, हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश सरकार के प्राथमिक स्कूलों के सिलेबस को देख लीजिएगा एक बार। सिलेबस अगर बदला जाएगा तो साइंटिफिक टेम्परामेंट कहां जाएगा? फिर आपका भी बच्चा कहेगा कि बादल आ गया है, अब रडार काम नहीं करेगा, अब जो है मिसाइल छोड़ देनी चाहिए। यह आपके देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ हो रहा है। सिलेबस बदलने के लिए ये सारी चीज हो रही है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स बन रहे हैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। हमारे यहां तो जन आंदोलनों में नारा लगाया जाता था ना भाई, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो नारा क्या लगता था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर साल शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, शिक्षा का पैसा किसी और चीज पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि लड़ाई बहुत लंबी है और तमाम लोग इस देश को, अगर शिक्षा बर्बाद हो जाएगी तो अपने आप कई तरह के फायदे उन्हें मिलेंगे। सस्ता श्रम मिलेगा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मजदूरी करने के लिए चुपचाप कोई भी काम करने को तैयार होंगे। तो उद्योगपति का तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनपढ़ कुपढ़ भीड़ हो तो चुपचाप 10,000 5,000 में आप नौकरी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर शिक्षित होंगे तो आप कहेंगे ना कि पीएचडी की डिग्री लेकर कोई पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं हो सकता, हमारी काबिलियत के मुताबिक हमें रोजगार देना होगा। तो जब ये सवाल आप पूछेंगे तो शिक्षा आपके सामने बाधा हुआ। तो इसलिए नेता और सब तमाम तरह के उद्योगपति मिलकर के शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं। और एक किस्सा मैं अपनी क्लास का सुनाना चाहता हूं और इस बात को आखिरी बात कह करके फिर हम आगे की योजना बताकर आपसे विदा लेंगे। मेरी क्लास में एक विद्यार्थी था, वो पीछे कोने बैठा रहता था और हर क्लास में सोता था। 3-4 दिन मैंने उसको टोका कि तुम सो क्यों रहे हो, वो चुपचाप जाग जाए। एक दिन मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि तुम रोज क्यों क्लास में सोते हो? तो उसकी आंख भर आई। तो मैंने कहा कि यहां बताने लायक कोई बात नहीं है? तो उसने कहा नहीं, पटना के लोगों, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, इसलिए ये किस्सा आपको कहना चाह रहे हैं। उस बच्चे से मैंने कहा कि क्लास के बाद तुम बाहर आकर मुझसे मिलना। और जब उस बच्चे ने बाहर आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि सर अब कभी नहीं सोऊंगा क्लास में, मैंने कहा छोड़ दो ये बात, तुम सोते क्यों हो ये बात बताओ। तो उसने कहा कि सर अब कल से नहीं सोऊंगा, लेकिन बता नहीं सकता। मैंने कहा बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि सर किसी से कहिएगा मत, मैं जब यहाँ से लौट कर जाता हूँ तो 2 बजे से 10 बजे तक
मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूं। और सुनिए उसके आगे के वो पूरा किस्सा। मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूं साइकिल से दिल्ली में, और उसके बाद 10 बजे जब लौटता हूं तो केवल 3 बजे तक सो पाता हूं। 3 बजे उठकर अखबार हमारे यहां जो बंटता है उसको 3 बजे से 6 बजे तक मैं अखबार लेकर के, उस अखबार में वो जो ऐड देने के लिए पर्चा देते हैं, हर अखबार के हिसाब से 10 पैसा जोड़कर मुझे मिलता है और उस अखबार को पहुंचाता हूं, और तब उसके बाद 8-9 बजे आपकी क्लास में आता हूं। इसलिए मैं रात में सो नहीं पाता, तो दिन में मुझे नींद आ जाती है क्लास में। लेकिन आपकी क्लास छोड़ना नहीं चाहता, ये सोचता हूं कि कुछ तो कान में पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी पढ़ाई छूट गई सर तो मेरी पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं मजदूरी करके उन्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता। प्लीज मुझे क्लास में मत भगाइएगा, मुझे क्लास में रहने दीजिएगा। अब कल्पना करिए कि अगर मैं उस दिन उस बच्चे को डांट देता, बेइज्जत कर देता, जलील कर देता कि क्यों क्लास में सो रहे हो, शायद वो अपना दर्द मुझसे नहीं कह पाता। मैं जानता हूं कि अगली बार उस तरह के बच्चे अब मेरे विश्वविद्यालय में, मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं बाहर निकल के ये बात कहने आया हूं कि इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम के हाथ से शिक्षा पूरी तरह से छीन ली गई है और केवल पूंजीपतियों के हाथ में वो व्यवसाय बन के रहेगी। आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हम शिक्षा बचाओ और संविधान बचाओ का ये अभियान छेड़ना चाहते हैं, ताकि देश बचा सके, तब जाकर के शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और इसलिए नहीं कि ये कोई महान काम है, ये इसलिए क्योंकि हमने इन तालीमी इदारों का फायदा लिया है। अगर हम संविधान बचाने की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि उस संविधान का लाभ हमने लिया है। अगर हमने ये चंद 100 रुपए फीस से इन तालीमी इदारों से पढ़ाई करके यहां तक का सफर तय किया है, तो अपने सामने वो सीढ़ी तोड़ी जा रही है, हमें दर्द नहीं होगा। और अगर हम नहीं बोले तो जो व्यक्ति बाहर रिक्शा चला रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, वो आपका स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाने कैसे आएगा? जब उसे यह लगेगा कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपनी नौकरी बचाने के लिए डर कर बैठे अंदर। कल को यहां पर फरमान आ गया है, विश्वविद्यालयों में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिल्ले इलाही की तस्वीर लगी है और उसके बगल में प्रोफेसर पोज दे रहे हैं। यहां शिक्षा व्यवस्था को तुमने पहुंचा दिया। हम ऐसी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। फ्रांस में जब नौजवानों की क्रांति हुई, वहां के छात्र जब सड़कों पर उतरे तो उनके प्रोफेसर उस रैली में आगे आगे पर्चा बांटते घूम रहे थे कि छात्रों, नौजवानों की क्रांति की जरूरत इस समय फ्रांस को है, और उसने वहां के इतिहास को बदल कर रख दिया। हमारे यहाँ का प्रोफेसर जाकर वहां पर शाखा लगाता है कि अगली बार हमको जल्दी प्रमोट कर दीजिएगा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी कि नहीं बर्बाद होगी? मंत्री के गुलाम बन गए, प्रोफेसर का गुलाम बन गया। एक प्रोफेसर अपने प्रिंसिपल की चापलूसी करता है क्योंकि वो चोरी करता है, क्लास की चोरी, सिलेबस की चोरी, और चुपचाप सब चोर एक दूसरे को मिला करके अपनी चोरी छिपा रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इसे नौजवान और छात्र ही बचा सकते हैं इस देश को, और ये आखिरी वक्त है जब शिक्षा को बचाने जैसी कोई गुंजाइश भी बची है। मैं केवल ये बात कहकर आपसे विदा लेना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, और इसलिए कि मांग करके ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। केवल नौजवान और छात्र ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। जो समझ रहा है वो नहीं लड़ रहा है, तो जो नहीं समझ रहा है वो कैसे लड़ेगा? आपका स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय वो बचाने को कैसे आएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हमारी साथी डॉक्टर रितु बैठी हुई है, उसके ऊपर उसके कॉलेज के 35 बच्चों से कंप्लेन करा दी गई। जब उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया तो पता चला 35 में से 32 बच्चे फेक हैं, यानी प्रिंसिपल ने झूठी कंप्लेन बना दी, न उनके रोल नंबर हैं न वो बच्चे हैं, और उसकी नौकरी छीन ली गई। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो झूठे आरोप लगाकर आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, और अगर वो नहीं किया गया तो प्रोसीजर फॉलो करके लक्ष्मण यादव की तरह नौकरी छीन ली जाएगी। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक प्रोफेसर चंद्रशेखर सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको उसके विश्वविद्यालय में इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। और तारीख आने वाली है 17 जनवरी, जब इस देश में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या कर दी गई थी। आज भी एक सवाल इस देश में पूछा जाना चाहिए कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद क्या हम विश्वविद्यालयों को बचाने लायक भी नहीं बचेंगे?
ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जो बोल रहा है वो तो मारा ही जाएगा। बहुत सारे लोग चुपचाप जो बैठे हैं इस उम्मीद में कि वो नहीं बोलेंगे तो बच जाएंगे। चेगवेरा की वो लाइन मैं बार बार दोहराता हूं कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो केवल इसलिए चुप रहे कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं। और आखिरी में आपसे यह आगाज करना चाहते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। भले ये थोड़े से लोग हैं, भले ये 2-3 दिन में ये गौतम आनंद जी और इनकी पूरी टीम ने और आप सब तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम कर दिया और अभी भी हम यहां पर खड़े होकर ये आगाज कर चुके। एक शेर मुझे बहुत मौजू लगता है, वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। वाकिफ नहीं वो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं इस वास्ते सफर में इस एतमाद पर हूं, उभरेंगी मंजिलें मेरी ठोकरों की धूल से। और इसलिए हम ये आगाज करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि ये करने के बाद अब मैं किसी भी इंटरव्यू में बैठने लायक नहीं, वो देखते ही वो मुझे नौकरी से निकालेंगे। लेकिन तुम छीन सकते थे तो केवल नौकरी थी वो तुम छीन लिए, हौसला और हिम्मत तुम कैसे छीनोगे? उसे लेकर भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के ख्वाब को कैसे छीनोगे? बिरसा फूले अंबेडकर के और संविधान और मंडल कमीशन के इस सपने को कैसे छीनोगे? हम इस सपने को लेकर गांव के आखिरी व्यक्ति तक जाने की कोशिश करेंगे। उस आखिरी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे कि जब ये सब बर्बाद हो रहा था तो कुछ थोड़े से लोग थे जो उस बर्बादी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। हमें पता नहीं कि अगला कार्यक्रम कहां हो पाएगा। बिहार के साथियों ने हिम्मत दी है, सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने हिम्मत दी है और मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करके जा रहा हूं, सवाल केवल भाषण देने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम सब तो कन्विंस लोग थे ना, तो कोई कन्विंस कराकर कोई कामयाब कार्यक्रम नहीं होता। लेकिन आपने हमें हिम्मत दी। आइए हम दोनों मिलकर एक संकल्प लें। अब तो वैसे ही बेड़ी काट दी है। पहले मैं सैटरडे और संडे ही जाकर संविधान और मंडल की बात किया करता था, मानवता की बात किया करता था। अब तो 7 दिन हमारे पास हैं। आप जिस दिन बुलाएंगे हम आपके गली चौराहे तक भी आने की कोशिश करेंगे, दरी बिछाकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और इस कार्यक्रम की श्रृंखला को यहां से शुरू करना चाह रहे हैं। बिहार के जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये तमाम हैं, उन सब जगह अगर आप कार्यक्रम रख सकते हैं तो रखिए। हम सब आपस में राय मशवरा करके हर जगह चल के कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। यूपी में करेंगे, राजस्थान में करेंगे, पंजाब में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे और ये सारे कार्यक्रम करते करते हम चाहेंगे कि बंदूक और तलवार हारे, कलम और किताब जीते। इसी उम्मीद में ये आप सब लोगों के कार्यक्रम के साथ वो बिंब मुझे बार बार याद आता है। कबीर से शुरू किया था, कबीर पर ही खत्म कर रहा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। ये घर फूंक करके चलना होगा, तभी हम सेफ जोन में बैठ करके चाहें कि मुट्ठी भी तनी रहे और कांख भी दबी रहे, इससे क्रांति नहीं होती। हम लोग अगर समझते हैं तो थोड़ा वक्त निकाल करके कलम और किताब बचाने की लड़ाई को लड़ें। और इसी बात के साथ वो आखिरी बिंब और ये जो आयोजक हैं सोशल जस्टिस कमेटी, आर्मी, अच्छा नाम भी आपने आर्मी रखा है, रिसर्च पटना यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स एसोसिएशन होगा। हमने रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन। फेलोशिप क्या चीज होती है रिसर्चर से पूछिएगा। फेलोशिप से हर जगह 10 में 9 बार आप देखेंगे कि अपने किसी छोटे भाई बहन या रिश्तेदार के बच्चों को फीस देते हैं, तब जाके फेलोशिप की अहमियत समझ में आएगी। और ये सारा किस्सा मैंने अपनी किताब में लिखा है। जाते आते केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं, ये कार्यक्रम बड़ी मेहनत से किया होगा और आप सब इतने देर तक बैठे रहे। नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। किस बात की नाउम्मीदी? और इतने लोग अगर इतनी रात तक यहाँ बैठ करके इस शिक्षा और संविधान की बात कर रहे हैं तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। वीरेन डंगवाल की कविता आपसे साझा करके जाना चाहूँगा कि आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे।
अच्छे दिन नहीं, उजले दिन आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है। हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर मुश्किल कुछ तो राह दिखा ही देती है। अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे। आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे। इस कविता के साथ आप सबसे यही गुजारिश है, कलम और किताब बचाने की इस लड़ाई को सभी संगठनों के लोग एकजुट हो जाइए, सभी तरह के लोग एकजुट हो जाइए। सब लोग अपना झंडा बैनर लेकर आइए, सब अपने संगठन का पर्चा बैनर लेकर आइए और अपने अपने कैंपस का दर्द अपने दिल में लेकर आइए। सड़क चौराहे पर खड़े होंगे और आम इंसानों को सुनाएंगे कि अगर बचा सकते हो तो अपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को बचा लो, इस देश के शिक्षा और संविधान को बचा लो। हमने नाक बड़ी कर ली, दिल छोटा कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में बहुत मतभेद था, लेकिन अंत में दोनों मिलकर काम करना चाह रहे थे। भगत सिंह और लाला लाजपत राय में बहुत मतभेद था, लेकिन उनको लाठी पड़ी और बदला भगत सिंह ने लिया। बड़े बड़े इतिहास हमारी अलगाव के वजहों से नहीं, हमारे जुड़ने और एक होने के इतिहास रहे हैं। हमने नाक लंबी कर ली, दिल छोटा कर लिया। मैं देश भर के तमाम संगठनों से, छात्र संगठनों से, शिक्षक संगठनों से, नौजवानों से यह अपील करता हूं कि आइए पूरे बिहार, पूरे उत्तर भारत में एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए आज से ही कैंपस एक मुहिम शुरू कर दें। हर कैंपस का दर्द कहेंगे, शिक्षा का दर्द कहेंगे और कलम और किताब बचाने की लड़ाई को अब एक इंकलाब का रूप देंगे, ताकि आने वाले वक्त में जब 25 साल बाद हमारी पीढ़ियां हमसे पूछे कि तुम्हारी आंखों के सामने जब सब बर्बाद कर दिया जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, मैं आंख में आंख डाल के कहूं कि अपना सब कुछ लुटाकर मैं पटना कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ खड़े होकर शिक्षा और संविधान बचाने का संकल्प लेकर आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।